सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में सुपारी पालन नाम की पुस्तक को जारी किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने ही इस बुक को रिलीज किया है जिसे लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। और ये जो सुपारी पालन नाम की जो बुक है, ये तेलंगाना के जो पूर्व मुख्य सचिव रहे श्री S.K. जोशी के द्वारा लिखित एको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है, जिसको लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। बाकी नितिन गोखले, इन्होंने अभी एक बुक लिखी जिसका नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। संजय बारू ने कौन सी बुक लिखी अभी? इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल। और इंदिरा नुई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम की बुक लिखी थी। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12+ लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रिक एग्जाम 10 उसे यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में पहला पूर्ण विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिफाइड भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे। तो भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया और इस तरह से पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड रेलवे क्षेत्र बन गया है। तो इस जोन के अंतर्गत आने वाला 3012 किलोमीटर का रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुका है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है यह रेलवे जोन। बाकी अभी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी जिसका नाम था वासुकी। और जो दक्षिण मध्य रेलवे है, इसने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए SBI के साथ समझौता किया था। बाकी देखो, रेलवे की बात है तो हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और इनके पास किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है? तो आंसर है उपभोक्ता मामले खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री भी हैं ये, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके पहले जो मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया। और पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो आंसर होगा जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने? सुनीत शर्मा। इनसे पहले थे VK यादव, जिनको 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दुनिया की पहली डबल डेकर कंटेनर स्टेक ट्रेन ये शुरू हुई थी हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक। और ये दुनिया की सबसे लंबी डबल कंटेनर स्टेक ट्रेन थी जिसकी लंबाई थी 1.5 किलोमीटर। वैसे आपको याद होगा, पहली किसान रेल ये चली थी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और भारत की 100वीं किसान रेल ये चली थी पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। जबकि दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल ये शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। अभी आपको याद होगा, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया था। कुछ और ट्रेनों के नाम बदले गए थे, जैसे कि कर्नाटक का जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन करा गया। और कर्नाटक का ही हुबली रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी के नाम पर रखा गया था। अच्छा, भारतीय रेलवे का लक्ष्य क्या है? पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड होने का 2023 का, और 2030 तक ये पूरी तरह से
ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा पे चलने लगेगी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आदिल जैनुल भाई को। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं ये आदिल जैनुल भाई, जिनको क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सरकार ने सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे मिशन कर्मयोगी भी कहा जाता है, उसके तहत आयोग को मंजूरी दी है और इसके अभी अध्यक्ष बने हैं आदिल जैनुल भाई। बाकी सुभाष कुमार अभी ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला इनको। एमए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने। और एनवी रमन, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये कौन से नंबर के? 48 नंबर के। जो अभी 47 नंबर के हैं शरद अरविंद बोबड़े, वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये बनेंगे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए फोनपे के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो फोनपे एप्लीकेशन पर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करते हुए फास्टैग जारी करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और फोनपे ने आपस में समझौता कर लिया है। तो मतलब अब आपको फास्टैग खरीदने के लिए किसी दुकान या टोल प्लाजा पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग जारी करने के लिए फोनपे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बन गया है। इसी तरह से आपको याद होगा दिसंबर का महीना था, हमने पढ़ा था कि आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बना था। और उसी तरह से अब फोनपे के साथ भी ऐसा हो रहा है। देखो, फोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और उसके सीईओ हैं समीर निगम। बाकी एक्सिस बैंक अभी वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को लॉन्च किया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता। और एचडीएफसी बैंक एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इसको चुना गया था। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। देखो, आईसीआईसीआई मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई और एमडी संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन होती है हमें ना ख्याल आपका। अभी इस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया था। उसके अलावा एमएनसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। आई मोबाइल पे नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था और देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा भी शुरू की थी। उसके लिए किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था ये। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित जो लक्ता सेंटर है, ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा रशिया में। लक्ता सेंटर जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में है और इसको एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये ऊंची इमारतों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये जो लक्ता सेंटर इमारत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 462 मीटर है और रशिया ने पहली बार ये पुरस्कार जीता है। अब बात रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया। देखो, उसकी कैपिटल मॉस्को हो गई और मैंने आपको बताया था अभी जनवरी में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था। उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला जो शहर बताया गया, मॉस्को को बताया गया। करेंसी रूबल हो गई, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो गए, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यहाँ की संसद को ड्यूमा कहते हैं। और अभी रशिया ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया था जिसका नाम था कार्निवेव कोव। उसके अलावा रशिया और चाइना मिलकर के चांद पर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए इन्होंने आपस में समझौता किया। अभी आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी रखने के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट को लॉन्च किया था रशिया ने। बढ़ते आगे। फिर है 2023 में जो पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप होगी वो किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान में। तो 2023 पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। ये इसका 22वां संस्करण होगा और उज्बेकिस्तान पहली बार इसे होस्ट कर रहा है। अब बात उज्बेकिस्तान की है तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। देखो, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी इसकी सोम है और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। अभी आपको याद होगा उज्बेकिस्तान के साथ हमने एक एक्सरसाइज भी किया था। किस नाम से? डस्ट लिक नाम से। ये मार्च में हमने किया था और कहाँ पे किया था? उत्तराखंड में।
तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है ये, जानते हो आप? आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ये विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिनको 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। बाकी प्रोफेसर शरद पगारे, हिंदी लेखक हैं ये, और अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान इन्होंने जीता है। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया एम प्राइम कार्यक्रम किस उद्देश्य से संबंधित है? तो आंसर होगा विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। एम प्राइम मतलब हो गया अटल इनोवेशन मिशन, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशंस, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसे लॉन्च किया नीति आयोग ने और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स और उद्यमों को बढ़ावा देना और समर्थन करना। और अटल इनोवेशन मिशन जो ये नीति आयोग का है, इसने इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। देखो नीति आयोग की अगर बात करते हैं, देखो नीति आयोग में नीति का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे योजना आयोग के जगह पे लाया गया था 2015 में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। एक तो इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है जो कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष का नाम भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, राजीव कुमार है। और सीईओ का नाम कई बार आ चुका है एग्जाम में, जो कि अमिताभ कांत है। वैसे नीति आयोग ने अभी कुछ इंडेक्सेस, कुछ सूचकांक जारी किए थे, जैसे कि जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट सूचकांक इंडेक्स जारी किया था, जिसमें टॉप किया था गुजरात ने। हेल्थ इंडेक्स जारी किया था, जिसमें टॉप किया था केरल ने। एक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया था, उसमें भी टॉप पे रहा था केरल। और एक निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। और अभी जनवरी की बात है, नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, जिसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे था, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पे था, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पे था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन सी झील संरक्षित आर्द्र भूमि यानी कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड घोषित की जाएगी? तो आंसर होगा डल झील, वुलर झील और पुरमंडल झील। तो जम्मू कश्मीर में 5 अन्य प्रसिद्ध झीलों के साथ श्रीनगर में जो डल झील है उसको संरक्षित आर्द्र भूमि यानी कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड के रूप में घोषित किया जाएगा। तो संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित की जाने वाली जो दूसरी झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो पुरमंडल झील भी है, जिसे सांबा जिले में स्थित छोटी काशी भी कहा जाता है। उसके अलावा कश्मीर क्षेत्र में वुलर झील हो गई, डल झील हो गई, निगिन झील हो गई, और जम्मू क्षेत्र में सनासर झील हो गई, मानसबल हो गई और पुरमंडल झील हो गई। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की टोटल 6 झील हो गई, जिन्हें संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित करने के लिए दिशा निर्देश पारित कर दिए गए हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो इसकी 2 कैपिटल है, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है और श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में है मनोज सिन्हा। अभी आपको बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है। अभी महाशिवरात्रि के दौरान हेरत नाम का एक महोत्सव मनाया गया था जम्मू कश्मीर में। अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की। और एक नाम याद रखना, आयशा अजीज का, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, ये कश्मीर से ही हैं। इनकी उम्र 25 साल है। उसके अलावा कश्मीर में देश का पहला इग्लू कैफे खोला गया था। अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसे जीता था आईटीबीपी ने। और उसी तरह से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर ही टॉप पे रहा था। अभी जम्मू कश्मीर के एक तो गुच्छी मशरूम को और एक कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। और यहाँ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बने? पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर की एक महिला और याद रखो, पूजा देवी,
जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर ये बनी थी। देखो जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क याद रखना है। एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है जो कि गोवा में है। और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क याद रखो, दचिगम नेशनल पार्क याद रखो, वुलर झील तो हो ही गई है। एक हेमिस नेशनल पार्क भी याद रखो, ये आपका लद्दाख में है। पहले जब ये यूनियन टेरिटरीज का दर्जा नहीं मिला था उससे पहले जम्मू कश्मीर में था, तो ये ध्यान रखो। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में अनियान मिथुन ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। तो नटिका के अनियान मिथुन ने अभी नेपाल में जो साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 70 किलोग्राम कैटेगरी में देश को रिप्रेजेंट किया और ये भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी हैं। क्या नाम है? अनियान मिथुन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा UNESCAP। इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा बैंकॉक, थाईलैंड में। तो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 7% की आर्थिक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि गैर निष्पादित ऋणों को नियंत्रित करते हुए कम उधारी लागत को बनाए रखना एक चुनौती होगी। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या थी? 140 थी और इसमें टॉप पे था आइसलैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।